हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के चैप्टर हमने क्लास 6 का कराया है, जिसमें से हमने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके डिवाइसेस कौन सी होते हैं जिनसे हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है, ये सारी हमने कराई। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए, ट्रू फॉल्स कराए, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन कराए। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? नेम द यूनिट विच इज कॉमन इन बोथ MKS एंड CGS सिस्टम। उस यूनिट का नाम बताइए जो MKS और CGS सिस्टम दोनों में कॉमन है। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं क्या है MKS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS में भी आपको बताया है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो कॉमन क्या है? यहीं से आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। सेकेंड यूनिट इनमें दोनों में से कॉमन है। तो कौन सी यूनिट कॉमन है? सेकेंड, टाइम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो आपका टाइम यूनिट होती है वो कॉमन है इसकी, सेकेंड, जिसको हम लोग सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम होगी और यूनिट सेकेंड होगी। सेकेंड क्वेश्चन, नेम टू सब मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम जो यूनिट है आपकी किसकी है? मास की है यूनिट किलोग्राम। इसके दो सब मल्टीपल्स बताने हैं। सब मल्टीपल्स क्या होते थे? छोटी यूनिट, किलोग्राम से छोटी यूनिट क्या होगी? ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। ये आपके, या डेसीग्राम भी होता है, ये आपके दो बताने हैं। तो आप ग्राम और मिलीग्राम या डेसीग्राम बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन इंस्ट्रूमेंट जनरली यूज टू फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट एक्यूरेटली। उस डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो टाइम इंटरवल को एक्यूरेटली मेज़र करता हो। हमने बता रखा है पहले से, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉप वॉच। कैसे? हम लोग जैसे ही बटन प्रेस करते हैं वैसे इवेंट शुरू होती है, जैसे इवेंट ख़त्म होती है वहाँ पे हम लोग प्रेस कर देते हैं, तो पूरे इवेंट के बीच का टाइम एक्यूरेटली आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द टू फिक्स पॉइंट्स इन द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल जो होता है थर्मामीटर के होता है, सेल्सियस का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, उसके टू फिक्स पॉइंट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आइस पॉइंट्स जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा होता है आपका क्या? स्टीम पॉइंट, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द यूनिट केल्विन। सिंबल क्या होता है यूनिट केल्विन? किसकी यूनिट है केल्विन? टेम्परेचर की SI यूनिट है। और इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल K, क्योंकि ये नेम है किसी पर्सन का। जब भी हम लोग यूनिट में नेम किसी पर्सन का या साइंटिस्ट का लेते हैं तो कैपिटल लेटर में एक अल्फ़ाबेट में उसको लिखते हैं, जैसे K होगा इसका। व्हाट इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर कौन सा होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर बच्चों वो थर्मामीटर होता है जिससे हम लोग ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, जो हम लोग घरों में होता है। जब हम लोगों को फ्लू या फीवर होता है, हम लोग जिसका यूज़ करते हैं वही आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज एन अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? अप्रॉक्सीमेशन बच्चों हमने बताया था ना आपको, अप्रॉक्सीमेशन वो होता है जहाँ पे हम लोग एक्यूरेट किसी चीज़ को मेज़र नहीं करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल भी बताया था। मान लो आपका फ्रेंड है, उसकी हाइट आप हमने पूछी कितनी है, आपने बताया क्या? 4 फीट 7 इंच, लेकिन आपने उसकी मेज़र नहीं की, बिना मेज़र किए ही बताया। कैसे? आपने अप्रॉक्सीमेशन लिया। वो कैसे लिया? आपकी हाइट आपको मालूम है 4 फीट 5 इंच है सपोज करो, तो आप जानते हैं आपके फ्रेंड की हाइट लगभग 2 इंच ज़्यादा है, तो कितनी हो जाएगी? 4
4 फीट 7 इंच। तो इस तरह से आपने बताया जबकि हमने मेज़र नहीं किया है एक्यूरेटली। ये होता है अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन के फ़ायदे भी हैं, जैसे इसमें टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, अगर हमें करना होगा तो उसके पास जाना पड़ेगा, समय लगेगा। ठीक, अननेसेसरी टाइम वेस्टेज नहीं होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ कर लेते हैं, एक्यूरेट मेज़र करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन कैसे हैं, आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट। शॉर्ट में इनको बताना है, हाउ विल यू गेट द यूनिट ऑफ अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कैसे निकाली जाती है। ठीक है, हमने आपको एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बहुत डिटेल में बताया था, क्या था, एरिया। एरिया क्या होता था, इसकी यूनिट कैसे निकालते थे, लेंथ इंटू लेंथ। क्यों, उसकी जो एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू लेंथ स्क्वायर में होती है, रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ इंटू वेड्थ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकल आता है। तो उनकी जो यूनिट होती है, जैसे लेंथ की यूनिट एक बार लिखी आपने मीटर, फिर मल्टीप्लाई करके जब फिर लेंथ लिखी फिर उसकी यूनिट हमने लिखी मीटर, तो 2 बार मीटर हो गया, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मेज़र करते हैं किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट। ठीक है, उसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही होती हैं हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, उन सब की यूनिट हम लोग लिखते हैं। अगर मल्टीप्लाई में हो रहा है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, एक बार 2 बार में होगा तो क्यूब हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो डिवीज़न में हम लोग इसकी यूनिट बनाएंगे। ठीक है, जैसे चलो आपको हम बता देते हैं, एक बहुत ही, अब ये क्वेश्चन आ गया है तो इसमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं डिराइव्ड यूनिट, कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्पीड। आपने सुना होगा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, डिवाइड बाय टाइम। ठीक, इसका क्या मतलब होता है, इसी समय में जो चली हुई डिस्टेंस होती है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। सपोज करो 2 घंटे में मैं 5 किलोमीटर चलता हूँ, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 घंटे में 5 किलोमीटर। तो स्पीड, डिस्टेंस कितनी चली हमने, 5 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, 2 आवर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.5। अब देखिए जो हम बताने वाले थे, इसलिए बताने वाले थे इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं। जो ऊपर क्या है 5 किलोमीटर, तो इसकी यूनिट किलोमीटर है, नीचे क्या है 2 आर, इसकी यूनिट आर है। ये आपकी लेंथ की यूनिट है, ये आपकी टाइम की यूनिट है। इन दोनों से मिला करके हमारी स्पीड की यूनिट बनती है। तो यूनिट क्या बन जाएगी, 22.5 किलोमीटर। ये डिवाइड में HR है तो डिवाइड या अपॉन HR, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, किलोमीटर बाय HR। अब इसको जब हम लोग आपके इसमें निकालेंगे किलोमीटर HR, इसको मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं, इतने मीटर इतने सेकंड में चलता है। तो इस तरह से हम लोग किसी चीज़ की यूनिट डिराइव करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट इज पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर क्या होता है, पैरेलैक्स एरर वो एरर होती है जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं या सही ढंग से पोजीशनिंग नहीं होती है। ठीक है, मान लीजिए एक स्केल होती है आपकी, जो रूलर में हमने बताया था, रूलर जो होता है उसमें क्या होता था, उसको अगर सही ढंग से हम लोग ना रखें, ये हमने बताया था, एक ये रूलर है, मान लो हम यहाँ पे कोई चीज़ मेजर करते हैं, सपोज करो इस पेन की हमने लेंथ मेजर करनी है ना, ये पेन की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके ये मार्किंग बनी हुई है। ठीक है, ये मार्किंग बनी हुई है,
इस तरह से। यहाँ से 0 1 2 3 4। अब ये कैसे पैरेलल कैसे होती है, अगर आपने यहाँ से देखा इस चीज़ को, ठीक है, तो आपका इस तरह से विजन बनेगा जा करके, और आपको जो ये लेंथ होगी इससे थोड़ी दूर दिखाई देगी, तो ये एरर हो जाती है इतनी। आपको जो ये चीज़ यहाँ दिखनी चाहिए वो आगे दिखती है, ठीक। इसी तरह आप अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या होगी, जो आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए चीज़, ये आपको लगेगा यहीं पे है, तो ये फिर एरर हो जाती है। इसी को हम लोग पैरेलक्स एरर बोलते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको रिमूव करने के लिए हमें वर्टिकली उसके सामने होना होता है। जिस चीज़ को भी हम लोग मेज़र कर रहे होते हैं, बिल्कुल इससे बिल्कुल वर्टिकली उसके ऊपर रहना होता है देखने के लिए। मान लीजिए आप अपने बेंच पे कोई चीज़ मेज़र कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप ऊपर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा, कोई एरर नहीं आएगी। जरा सा भी आप थोड़ा दूर से देखेंगे इसको तो ये एरर आएगी, आप ढंग से देख नहीं पाएंगे उसको। ये आपकी आँखों की एरर होती है जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है, मतलब देखने की जो विज़न होता है वो आपका एक्यूरेट नहीं आता है, तो ये पैरेलक्स एरर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन बच्चों हमने बहुत डिटेल बताया था आपको क्या होता है। इसको हम लोग ग्रोसरी शॉप्स में भी देखते हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स में भी देखते हैं। कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो वेइंग मशीन रखी रहती है, उसमें सामान को रख दिया जाता है और वो नंबर उसमें लिख के आ जाता है, उसका वज़न कितना है कितना, और जैसे उसको हटा लेते हैं 0 हो जाता है, ठीक। उसको एक तरीका और उसका होता है, मान लीजिए कोई चीज़ हमने उसमें ऑलरेडी रखी हुई है, उसमें एक ऑप्शन होता है कि उसी को वो रेफरेंस मान लेते हैं, तो उसको हम लोग 0 बना दें, कोई चीज़ और रख देंगे उसके ऊपर, तो जो बाद में रखी हुई चीज़ होती है उसका वेट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वेइंग मशीन काम करती है और वेइंग मशीन का यूज़ इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मीन सोलर डे। मीन सोलर डे क्या होता है? मीन सोलर डे आपका वो एक प्रकार का डे ही है, जो नॉर्मल डे होते हैं, दिन होते हैं, अर्थ को अपनी एक्सिस पर एक पूरा रोटेशन करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन सोलर डे, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर अ स्लाइड बेंड इन द बोर ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर नियर द बल्ब। क्लिनिकल थर्मामीटर आपने देखा है, बताया था इसके बारे में। उसमें जो बोर होता है, अंदर की कैपिलरी ट्यूब होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका Hg या मरकरी भरा हुआ होता है, जो अंदर बल्ब होता है। बल्ब से और जो आपका बोर होता है वहाँ तक जाने के बीच में एक आपका स्लाइड बेंड होता है, बताया था मैंने, उसको बोलते थे किंक, KINK। वो स्लाइड बेंड क्यों होता है यहाँ बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो आप लोग जानते हैं वो इसलिए होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर मेज़र कर रहे होते हैं तो बॉडी की हीट से वो मरकरी ऊपर जो है एक्सपैंड करता है, तो ऊपर जब हमारा मरकरी पहुंच जाता है, जैसे ही हम लोग माउथ से निकालेंगे, अगर ये स्लाइड बेंड नहीं होगा तो एकदम से फिर से वो मरकरी नीचे बल्ब में आ जाएगा। उसको रोकने के लिए ये किंक बनाया जाता है या स्लाइड बेंड किया जाता है, जिससे कि वो हम देख सकें कि टेम्परेचर है कितना उसमें। पता चला हमने मुंह में डाला और जैसे ही बाहर निकाला वो पूरा बल्ब में वापस आ गया, तो ये मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए स्लाइड बेंड किया जाता है। तो फिर वो कब नीचे आता है, मैंने बताया था कि इसको 2-3 बार आप ऐसे जर्क दे देंगे तो अपने आप नीचे सेटल हो जाएगा आकर के, और दोबारा से ये रेडी हो जाएगा फिर से मेजरमेंट के लिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एरिया। एरिया से आप लोग क्या समझते हैं? अभी हमने ऊपर बताया, एरिया ये होता है जब भी किसी प्लेन फिगर में, ठीक है,
प्लेन फिगर में स्ट्रेट लाइन से या कर्व लाइन से कोई सरफेस जो है इनक्लोज हम लोग कर लेते हैं, तो वो इनक्लोज्ड जो सरफेस होता है उसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स। डिस्क्राइब एनी 2 गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स करेक्टली। एसआई यूनिट्स को करेक्टली लिखने के लिए कोई 2 गाइडलाइंस बतानी है और डिस्क्राइब भी करनी है। तो बच्चों हमने आपको बताया था, बोलता सेकंड लेक्चर में ही बताया था कि किस तरह से हम इनको एसआई यूनिट्स को लिखते हैं। तो एक गाइडलाइन हमने ये बताई थी, जब भी कोई यूनिट हम लोग लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में ही वो लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेंथ की यूनिट मीटर है तो METRE, M भी स्मॉल होगा और पूरा स्मॉल रहेगा। किलोमीटर तो किलोमीटर भी पूरा स्मॉल, K भी स्मॉल रहेगा। किलोग्राम में किलोग्राम K स्मॉल रहेगा। ठीक है, दूसरी हमने ये बताई थी, अगर मान लीजिए किसी पर्सन या साइंटिस्ट का नेम आता है उसमें यूनिट में, तो वो हम कैपिटल लेटर से लिखते थे। जैसे टेम्परेचर का आपका यूनिट क्या है, केल्विन, तो वहाँ पे जब हम K लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, अगर पूरा केल्विन लिखेंगे तो पूरा स्मॉल में लिखेंगे, लेकिन हम अगर डिनोट करेंगे अगर 1 अल्फ़ाबेट से तो कैपिटल K होगा। इसी तरह न्यूटन मान लो फोर्स की यूनिट होती है, तो उसमें जब हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में N लिखते हैं। अगर हम पूरा लिखेंगे न्यूटन तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे NEWTON, N भी स्मॉल होगा पहले का। जबकि ये आपके क्या हैं, आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया होगा, ये नाउन है। नाउन लिखते समय बताया गया होगा आपको पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, लेकिन जब हम यहाँ यूज़ करते हैं यूनिट्स में, पूरा जब नाम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में ही होगा। ठीक, ये तो 2 हो गई गाइडलाइंस। एक और हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है, तो सेंटी और मीटर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। हमने बताया था ना आपको कि बीच में गैप नहीं होगा। ग्राम और किलो के बीच में, किलोग्राम में बीच में गैप नहीं होगा। मिलीमीटर, मिली और मीटर के बीच में गैप नहीं होगा, एक साथ लिखेंगे मिली, MILLIMETRE। ठीक है, ये थर्ड हो गया। और एक बता देते हैं आपको, बहुत सारी हमने बता रखी हैं आपको, आप लोग देखेंगे हमारा, आप जो सेकंड लेक्चर है उसको आप लोग फॉलो करिए, रेफ़र करिए, देखिए, उसमें सब चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। उसमें 6 या 7 हमने आपको गाइडलाइंस बता रखी हैं। अब याद हमें एक और बता देते हैं कि जब भी हम कोई यूनिट लिखते हैं तो लास्ट में डॉट नहीं लगाते हैं। डॉट कैसे, जैसे सेंटीमीटर, मतलब 24 सेंटीमीटर है किसी की, आंसर आ रहा है क्वेश्चन का, तो 24 cm, C भी स्मॉल में, M भी स्मॉल में, और उसके लास्ट में डॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये मत सोचना कि सेंटीमीटर का C और M का M लिखा है तो डॉट लगा दें, नहीं, CM लिखेंगे। मीटर है तो 10m, मीटर के बाद भी डॉट नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा हमारे जो पुराने लेक्चर हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कभी भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द 24 आवर क्लॉक सिस्टम। 24 क्लॉक सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करें। तो बच्चों 24 आवर सिस्टम जो है आपका, हमने बताया था आपको, फिर से बताते हैं, ये हमारा मिलिट्री में यूज़ होता है, ये हमारा रेलवे स्टेशंस में यूज़ होता है, ये हमारा एयरपोर्ट्स में यूज़ होता है, और ये मिडनाइट में जो टाइम होता है 12 o'clock, जिसको हम लोग करते हैं 0 से इसको मानते हैं 12 आवर सिस्टम में, वहाँ से ले करके आपको अगले दिन फिर से मिडनाइट तक के समय को 24 आवर्स में डिवाइड करते हैं, और यही सिस्टम हमारा 24 आवर सिस्टम होता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं HRS, लास्ट में लिखते हैं। जैसे कि हम लोग एनालॉग सिस्टम जो होता है आपका 12 आवर सिस्टम में,
उसमें क्या लिखते थे, AM जब हमारा मिडनाइट से नून तक के बीच का टाइम होता है उसको AM लिखते हैं, और नून से लेकर के फिर आगे मिडनाइट तक का समय होता है तो उसको PM लिखते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे 0 से ले करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के आगे फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 को फिर से हम वो 0 पे आ जाता है। तो इस पूरे को हम लोग इस तरह से लिखते हैं और उसके आगे HRS लिखते हैं, आर्स, वहाँ पे AM या PM नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। इसको बहुत ही डिटेल में हमने बताया था, फिर से बता देते हैं। आपका सेल्सियस स्केल क्या होता है और फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है। सेल्सियस स्केल वो होता है, एंड्रेस सेल्सियस हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये स्केल बना हुआ है। उसमें हमारे 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसपे हमारा जो है वाटर फ्रीज होता है या आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, स्टीम पॉइंट, जहाँ पे हमारी भाप बनने लगती है या बॉइलिंग पॉइंट, पानी उबलने लगता है, उसको क्या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये हमारा होता है, और उसमें हर एक डिवीजन 1 सेंटीग्रेड का होता है। टोटल कितने डिवीजन होते हैं उसमें, 0 से 100 तक रहेगा, और एक एक डिग्री का डिवीजन होगा तो 100 डिवीजन हो जाएंगे। इसी तरह आप फ़ारेनहाइट स्केल में देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, 32 से आपका जो आपका फ्रीज पॉइंट होता है, लोअर पॉइंट होता है, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और आपका जो स्टीम पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसमें जो है एक डिग्री फ़ारेनहाइट के डिवीजन बनेंगे, कितने बन जाएंगे, 212 माइनस 32 कितना आ जाएगा, 180। तो टोटल 180 डिवीजन बनेंगे 1 फ़ारेनहाइट के। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जो बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं, हमारे जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं वो फ़ारेनहाइट में, दोनों स्केल उसमें बने हुए होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो हमारी टेंडेंसी है या हम लोग जो बातचीत करते हैं, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट में बताते हैं कितना हमारा फीवर है। जैसे मान लो 98.6 क्या होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है हेल्दी किसी पर्सन का। उससे ज़्यादा हो गया तो आपको फीवर है, उससे कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है आपको। तो ये हमारे फ़ारेनहाइट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन द लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इनके कंस्ट्रक्शन में हम बता दें बच्चों, क्या होता है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज हमारी ज़्यादा होती है, कितनी होती है, -20 सेल्सियस से 110 सेल्सियस तक। ठीक है, जबकि हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसकी रेंज कम होती है, 35 सेल्सियस से लेकर के 42 सेल्सियस तक होती है, या 95 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक होती है। ठीक है, इसकी जो बनावट होती है आपकी थर्मामीटर की, उसमें भी एक डिफरेंस होता है। जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें हमने बताया कि एक स्लाइड बेंड होता है, उसको किंक बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो मरकरी होता है एकदम से शटल डाउन नहीं हो जाता है, जैसे ही हम निकालते हैं माउस से वो उसी पे बना रहता है, जब हम जर्क देते हैं तब नीचे आता है। ठीक है, जब हम लोग मेजर कर लेते हैं, किसी चीज़ को देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, उसके बाद हल्का सा जर्क देते हैं, फिर वो नीचे आ जाता है। और ये चीज़ आपकी लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होती, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी सेट रहता है। हम लोग प्रैक्टिकल आपके करते जाते हैं या कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो वो अपने आप टेम्परेचर अपने आप ऊपर जाता जाता है मरकरी, और हम लोग देखते रहते हैं अब कितना हो गया, अब कितना होगा, ऐसे जैसे हटा लेते हैं तो फिर से वो नीचे आ जाता है। तो वहाँ पे ये डिफरेंस है आपका। नेक्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको देखना। जैसे एक्सप्रेस 2.25 मीटर इन सेंटीमीटर। 2.25 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप सबको मालूम है
100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 225 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 8000 ग्राम इन किलोग्राम, 8000 ग्राम को किलोग्राम में। अभी जो बच्चों हमने थोड़ा ऊपर बताया था एक बार आपको दिखा देते हैं। जैसे m देखिए लिखा हुआ, यहाँ पे डॉट नहीं लिखा है ना, cm लिखा है, यहाँ पे डॉट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। का क्या मतलब है, खाली यही दिखाने के लिए हमने आपको रोका यहाँ पे कि यहाँ डॉट नहीं लगाते हैं। जो आपकी गाइडलाइंस थी वो हम आपको बता रहे थे। जब हम लोग लिखते हैं तो उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से ही लिखते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन देखिए 8000 ग्राम इन किलोग्राम, 8000 ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आप सबको मालूम है, 1000 ग्राम। तो 8000 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 8 किलोग्राम। 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके किलोग्राम में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर इज wound around a pencil 60 times. If the total width of all the turns is 3 centimeter, find the diameter of the wire. इसको हमने बताया था, फिर से एक बार बताते हैं। टोटल कितना है आपका 60 टाइम्स हमने इसको राउंड कर रखा है वायर को, और उसकी जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है। चलिए आपको इसमें हम करके दिखाते हैं जरा। क्या था, ये देखिए, ये एक पीस है, नहीं ये वायर है, सपोज करिए ये वायर है, ठीक, ए से लेकर के बी तक। अब इसका हमें डायमीटर बताना है। तो क्या किया इसके लिए, इसके इस तरह से इसको इसमें लपेट दिया गया है, ठीक है। और ये ऐसे लपेटा गया है कि बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीरियली। तो क्या बताया है उन्होंने, टोटल जो है टर्न्स कितने हो गए हैं 60। ये जो टर्न है 60 टर्न है, ठीक है। और ये विड्थ कितनी हो गई है, यहां तक इसमें दिया था कितना, 2 सेंटीमीटर था, ये देख लेते हैं 3 सेंटीमीटर लिखा है ना। अ पीस ऑफ वायर इज वुंड अराउंड पेंसिल, पेंसिल के अराउंड में इसको आपको ये वुंड किया गया है। और टोटल विड्थ ऑफ ऑल टर्न्स इज 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर बताना है। तो टोटल क्या था, ये 3 सेंटीमीटर है ये लेंथ, ठीक, ये लेंथ ये वायर की, ठीक। तो हमें क्या बताना है, इसका डायमीटर बताना है। जाएंगे नंबर ऑफ, क्या इसका डायमीटर होता है, डायमीटर इक्वल टू विड्थ ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो विड्थ क्या थी 3 सेंटीमीटर, विड्थ आपकी 60, टर्न्स 60 हो गए, 3 आपकी इसकी विड्थ हो गई, ये सेंटीमीटर में है। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मिलीमीटर में। मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो 30/60, 0 0 कट कैंसिल कर दिया, 3/6 इक्वल टू 0.5। तो इसकी क्या हो जाएगा डायमीटर, 0.5 mm, मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला हमेशा यूज करिएगा, इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Yes, next question is, an aeroplane leaves Bengaluru at 23:50 hours and reaches Chennai at 00:40 hours. Rewrite the statement using 12-hour time format. Also find the duration of the flight. तो ये 12-hour सिस्टम में आपका एरोप्लेन का आपका टाइमिंग दी हुई है कि बेंगलोर से ये हमारा जो है एरोप्लेन क्या है, लीव करता है, डिपार्ट करता है, और ये हमारा आपका चेन्नई 00:40 आवर्स पे पहुंच जाता है। तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, 23:50 पे स्टार्ट होता है,
फिर 0 0 क्या होता है हमारा 24 को ही हम लोग 0 0 बोलते हैं, और 24 40 समझ लीजिए। तो इसमें इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना टाइम आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50 मिनट। आप करके अभी हम आपको दिखाएंगे। आगे क्वेश्चन लिखा है री राइट द स्टेटमेंट यूजिंग 12 आवर टाइम फॉर्मेट। इसी को 12 आवर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो बच्चों अभी आपको हम दिखाते हैं 12 आवर में। पहले भी हमने बताया है 23 और क्या था 50 HRS। इतने टाइम पे क्या होता है, ये डिपार्ट करता है कहाँ से, बेंगलोर से। तो इसको हम लोग एनालॉग सिस्टम या 12 आवर सिस्टम में कैसे बताएंगे। ये सपोज करिए हमारा आपका क्लॉक है, ठीक है, ये 12 यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका होता है 3, ये 6, ये 9। तो 12 आवर 0 से स्टार्ट किया 12, फिर एक दूसरा राउंड सेकंड पीरियड इसका लगाया, फिर से ये आ गया 12 के बाद ये सेक्शन ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो 23 ये हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे एनालॉग सिस्टम में 9 के बाद क्या है 11, 10, ये है 11, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 11 और 50 मिनट। 50 मिनट का मतलब मिनट वही रहेगा भाई, यहाँ तक 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये 50 आ गया। तो ये आ जाएगा मिनट, मिनट वही रहेगा। और यहाँ पे अब क्या होगा, ये देखिए हमने बताया था आपको नून से ले करके मिडनाइट तक के समय को हम लोग क्या लिखते थे 12 आवर सिस्टम में, PM। तो ये हो जाएगा आपका PM, ठीक। अब उसने कहा चेन्नई कितने बजे पहुंचते हैं, 00:40 इस टाइम पे पहुंचते हैं। तो इसको 12 आवर्स में कैसे देखेंगे, अब ये देखिए इतने पे ये स्टार्ट होता है 23 पे, और ये 0 0 का मतलब रात के 0 हो गए, इसको 24 बोलते हैं। इसके बाद 40 मिनट, फिर यहाँ से आपके मिनट वही रहेंगे। तो ये आपका हो जाएगा AM, क्योंकि ये सुबह का 12:40 है, 12:40 है, तो ये AM हो जाएगा, ठीक है। अब कहा दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो डिफरेंस आप देख लीजिए कैसे निकाल, 0 0 को हम लोग 24 लिखेंगे, 24, 40, इसको माइनस कर देंगे। जब वो स्टार्ट हुआ आपका प्लेन चलना, कितने बजे से चला था 23:50। तो 0 0 को हमने बताया था नून के जो 0 0 होते हैं 24 भी होते हैं। तो इसको हम लोग 24, 40 माइनस 23, 50 ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 मिनट है, ये 50 मिनट है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बच्चों। यहाँ से हमने 1 आवर लिया, आपको मालूम होगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए टाइम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट इसमें 40 में ऐड कर दिए, कितने हो गए 60 + 40 100। तो ये हो गए 100, और 100 में 50 मिनट आपके सब्ट्रैक्ट किए तो कितने बचे 50। अब यहाँ देखिए 23 थे, 1 हमने ले लिया था, 23 और 23, तो 0 0। तो कितना डिफरेंस आ गया टाइम में 50 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने बेंगलोर से स्टार्ट हुई थी फ्लाइट, चेन्नई कहाँ कितने मिनट में पहुँच गई, 50 मिनट के डिफरेंस में पहुँच, 50 मिनट का टाइम लगा, इंटरवल लगा उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट ऑन मंडे वाज 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑन ट्यूसडे वाज 39 सेंटीग्रेड। ठीक है, किसी भी जो पेशेंट है उसका मंडे को 33 था,
ट्यूसडे को 39 हो गया। एक्सप्रेस दीज रीडिंग्स इन केल्विन, इनको केल्विन में बताना है। व्हाट वाज द राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग दीज 2 डेज, इन दिनों में कितना उसका टेम्परेचर राइज हुआ। तो हमने आपको बताया कि सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला आपको बताया था, सीधे उस पर आप रख दीजिए। क्या फार्मूला होता था? C इक्वल टू K माइनस 273.15, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी K की वैल्यू आ जाएगी, वो केल्विन में आ जाएगा। टेम्परेचर कितना राइज हुआ? 30.9 माइनस 33 इक्वल टू 6 डिग्री राइज हुआ, ठीक। यही केल्विन में भी जितना आएगा, दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो केल्विन में हो जाएगा। चलिए आपको थोड़ा सा हम करके ही बता देते हैं। ये 33 था मंडे को, 39 हो गया ट्यूसडे को, तो 33 था मंडे, तो ये क्या हो जाएगा? C इक्वल टू K माइनस 273.15। तो C की जगह पे ये C आया था 33, C की जगह पे 33 आपने रख दिया, तो K की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। K इक्वल टू जब ये इधर लाएंगे तो 33 प्लस 273.15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3307323, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 33 प्लस 273.15 इक्वल टू 33 आपका हो जाएगा 6, 73 हो जाएगा 023.15 केल्विन, 306.15 केल्विन, ठीक है 33 का। और इसी तरह 39 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 39 रख दीजिए, तो यहाँ और ये सेम वही चीज़ रहेगी, तो ये आ जाएगा 312.15। डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो वही आएगा आपका 6 केल्विन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ लॉन इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द लॉन इफ वन ऑफ इट्स साइड इज 50 मीटर। एक लॉन है, स्क्वायर है उसका शेप, उसका एक साइड उन्होंने बताया 50 मीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा? एरिया का हमने फार्मूला बताया था, क्या होता है? लेंथ इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि सारी साइड सेम होती हैं इसलिए साइड इंटू साइड। तो 50 आपको एक साइड दी हुई है, तो 50 इंटू 50 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2500 मीटर स्क्वायर मीटर, पूरा यूनिट के साथ आपको लिखना है, ठीक है। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं आपको। एरिया क्या हो जाएगा? 50 इंटू 50, और ये मीटर होती है दोनों की यूनिट, क्योंकि साइड हैं, तो ये हो जाएगा 2500 मीटर इंटू मीटर, या इसको हम लोग लिखते हैं 2500 मीटर स्क्वायर, ठीक, लिखते ऐसे हैं लेकिन हमेशा बोलेंगे स्क्वायर मीटर इसको, ठीक है। 2500 स्क्वायर मीटर। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अभी जो हमने कन्वर्जन का मेथड बताया था, टाइम कन्वर्जन 24 आवर फॉर्मेट, यहाँ पे हमने इसको बताया है। मिलिट्री में, एयरपोर्ट में या रोडवेज में इनको हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये देखिए टाइम का हमने ये दे रखा है 12 AM 00, ठीक, 1 AM 100, ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ AM लिखा हुआ है, ये आपकी क्या है? 12 आवर सिस्टम है, ये आपका 24 आवर सिस्टम है, ठीक। तो ये रात के 00 जो लिखे हुए हैं, यही आपका, इसको 12 AM बोलते हैं, ठीक। इस तरह से ये 1 को 1, 2 को 2, देखिए यहाँ 11 तक सेम है। फिर जब हमने ये 12 AM आया, या 12 PM क्या होता है? ये दोपहर के हुए हैं, ठीक, दोपहर या नून के 12 o'clock हैं, तो 12 PM को 12 ही रहते हैं। जैसे ही उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, 1 PM को 13,
2 PM को 14, 3 PM को 15, इस तरह 1 1 इधर ऐड होता चला जाएगा, 1 1 इधर ऐड होता चला जाएगा, और 11 PM को 23, 11 के बाद जैसे फिर 12 PM आया, या उसको PM नहीं बोलेंगे, जैसे 12 हो जाएगा उसको हम AM बोलना शुरू कर देंगे। नून जो 00 है उसको हम AM से डिनोट करेंगे। जैसे 12 AM आ गया यहाँ पे 00 हो जाएगा, उसी को 24 भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब एक दो चीज़ें ऐसी हैं, थिंक एंड आंसर, अलग तरह कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन से अलग हैं, इसलिए हम लोगों ने दिए हैं जिससे कि आप लोग इसको भी समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप क्रिएटिविटी से अपने सोच भी सकते हैं। विच यूनिट विल यू सी टू फाइंड द लेंथ ऑफ योर नोटबुक एंड वाई, मतलब कौन सी ऐसी यूनिट है जो आप लोग यूज़ करेंगे, आपकी नोटबुक को मेज़र करते हैं तो उसमें कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं। अब आप खुद सोचिए, इसीलिए इसमें लिखा है थिंक एंड आंसर। अगर बहुत बड़ी लेंथ होगी तो उसकी अलग यूनिट लेते हैं, ठीक, बड़ी यूनिट होनी चाहिए। ठीक, सपोज करो बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक की डिस्टेंस अगर देखनी हो तो आप क्या करोगे, किस चीज़ में लोगे उसको, यूनिट क्या लोगे, किलोमीटर में। ठीक, मान लो इसकी 700 किलोमीटर लेंथ है तो वहाँ 700 किलोमीटर हो जाएगा, वहाँ पे आप सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर नहीं लोगे। ठीक, तो जो ऐसी यूनिट ली जाती है जो आसानी से मेज़र की जा सके और बताई जा सके। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपकी नोटबुक को यूज़ करने, मेज़र करने के लिए। अब नोटबुक किलोमीटर में तो होती नहीं, बहुत छोटी होती है उसके हिसाब से, तो उसको आप सोचिए कौन सा आप यूनिट यूज़ करेंगे। बिल्कुल सही, सेंटीमीटर। क्यों, सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर आपके पास रूलर होता है, तो रूलर की एक जो लेंथ होती है या उसकी कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर 6 इंच के बराबर होती है। 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की स्केल जो होती है उसमें आपकी बुक की जो लेंथ होती है वो मेज़र कर सकते हैं, तो उसको हम लोग सेंटीमीटर करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सेंटीमीटर यूनिट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला है व्हाट कैन अ सैंड क्लॉक मेजर टाइम, व्हाट कैन अ सैंड क्लॉक मेजर टाइम, टाइम इंटरवल और बोथ। जो सैंड क्लॉक होता है टाइम बताता है या टाइम इंटरवल बताता है या दोनों बताता है। तो बच्चों हमने सैंड क्लॉक के बारे में बताया था, क्या होता था, एक हमने ऐसा शेप बताया था जिसमें ऊपर भी एक बल्ब होता है, नीचे बल्ब होता है। ठीक, उसमें सैंड भरी होती है, उसको हम लोग रख देते हैं तो सैंड ऊपर से नीचे फ्लो करने लगती है उसकी एक थिन नेक के माध्यम से, मीडियम से, उसमें गिरती रहती है। ठीक है, जब पूरी गिर जाती है फिर हम लोग पलट के रख देते हैं, फिर ऊपर से पूरी गिरती है। तो एक बार पूरा गिरने में एक उसका फिक्स समय लगता है। ठीक, तो वो जो फिक्स समय होता है उसको हम लोग टाइम इंटरवल बोलते हैं। हो सकता है 2 घंटे में पूरी सैंड एक बल्ब से दूसरे बल्ब में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक, तो यही जब दोबारा करेंगे तो उसमें भी 2 घंटे लगेंगे। इसी तरह कोई अगर बड़े साइज़ के मान लो ये आपकी सैंड क्लॉक है तो ज़्यादा समय लग सकता है, ज़्यादा सैंड है तो ज़्यादा समय लग सकता है, कम सैंड है तो कम लग सकता है। तो ये हम लोग टाइम इंटरवल के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने रख दिया, हमें पता है कि ये 2 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे का क्या है, इंटरवल है। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि 2 बजे या नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड मेजर एवरीथिंग एक्यूरेटली, डू यू एग्री, गिव रीजन। हमें हर चीज़ को एक्यूरेटली मेजर करना चाहिए, आप क्या इससे एग्री करते हैं, ये है क्वेश्चन। तो सोच के बताइए बच्चों। देखिए, हर चीज़ को एक्यूरेटली मेजर करना, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको एक्यूरेटली मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि आपकी फ्रेंड की हाइट क्या है, ठीक, तो आपसे थोड़ा सा 2 इंच ज़्यादा था तो आपने बता दिया इतनी होनी चाहिए, लगभग इतनी ही होगी। तो वहाँ पे हमने समझ लिया कि वो आपसे इतना है, हाइट ज़्यादा है।
मान लीजिए एक क्लासरूम में कहा गया कि जो बच्चे जो है असेंडिंग ऑर्डर में, हाइट में असेंडिंग ऑर्डर में खड़े होंगे, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हम लोग ये क्यू बना रहे हैं, एग्जैक्ट तो हम मेज़र नहीं कर रहे हैं हर एक बच्चे की क्या है हाइट, कि किसी की 4.5 है, किसी की 4.5 है, किसी की 4.5.6 है, किसी की 4.5.7 है। लेकिन क्या है, एक दूसरे की हाइट से हमें अंदाज़ा लग जाएगा, अप्रॉक्सीमेशन लग जाएगा कि इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसको थोड़ा पीछे खड़ा करते हैं, इसकी इससे थोड़ी ज़्यादा तो इसको इसके पीछे करते हैं। इस तरह से हम एक सीक्वेंस में इसको लगा लेते हैं और एक्यूरेट मेजर करने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें टाइम बहुत लगता है, अननेसेसरी टाइम लगता है, और इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है कि हम एक एग्जैक्टली सबके मेजर करें फिर हम लोगों को बच्चों को ऐसे खड़े करें। ठीक, तो इसलिए हर जगह इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे आपका मेडिकल साइंस है, ठीक, जहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट्स हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक, जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं, वहाँ पे हमें एक्यूरेटली मेजर करना चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम ना होने पाए। जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे प्रिसीजन की आवश्यकता होती है। ठीक बच्चों, अब एक है रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा और जानिए, और अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं आपके। फाइंड आउट अबाउट द यूनिट एकड़ used for measuring area, how is it related to SI unit? एकड़, एकड़ के बारे में क्या जानते हैं बच्चों? सुना होगा इतने एकड़ जमीन वहाँ है, इतने एकड़ में है। तो एकड़ क्या होता है? एकड़ भी एक प्रकार का एरिया होता है। ठीक, तो ये जो एरिया होता है, ये इसको हम लोग मीटर में भी डिनोट करते हैं। मीटर क्या होता है, ये क्योंकि एरिया है तो ये स्क्वायर में आएगा हमेशा। ठीक है, स्क्वायर मीटर में आएगा। इसको आप एकड़ को ही जो है, ये देखिए लिखा हुआ, एन एकड़ इज नॉट एन एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट नहीं है। द क्लोजेस्ट एसआई यूनिट रिलेटेड टू एन एकड़ इज स्क्वायर मीटर। क्योंकि ये एरिया है तो ये हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, स्क्वायर मीटर में, तो वो इसका जो एसआई यूनिट स्क्वायर मीटर होगी। और 1 एकड़ इज इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली 4047 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये स्क्वायर मीटर इसका आप याद कर लीजिए कि 1 एकड़ इक्वल टू 4047 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, तो यही आपका होता है एरिया, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि इतने एकड़ ज़मीन के पास है, इतने एकड़ ज़मीन में ये जगह बनी हुई है, या ये हमारा मॉन्यूमेंट्स बना हुआ है, तो वो हमारा होता है 4047 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर मतलब लंबाई इसकी, लेंथ क्या है इसकी, चौड़ाई इसकी, विड्थ क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, तब ये चीज़ आई है 4047। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या क्वेश्चन बताया था हमने आपको, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन था। एक है फाइंड आउट अबाउट अ वाटर क्लॉक विच इज़ एन एंशिएंट डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टाइम। बच्चों, ये वर्ड पहली बार आया है इसमें क्वेश्चन में, वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक आपके यहाँ जो हमने बताया है उसमें ये नहीं था। वाटर क्लॉक क्या होता है, मैं एंशिएंट टाइम में यूज़ होता था, ये भी टाइम के लिए यूज़ होता था। तो किस तरह से इसकी वर्किंग होती थी, जैसे एक बड़ी सी बोट लेते थे हम लोग, बनाते थे, एंशिएंट टाइम में लोग बनाते थे, उसको पानी में डाल देते थे। ठीक, इसमें एक होल कर देते थे छोटा सा, उस होल से पानी उसमें आता था। जैसे मान लो किसी पॉन्ड में डाल दिया, या सी में डाल दिया, या आपने रिवर में डाल दिया, तो धीरे धीरे पानी आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ठीक, ऊपर तक भर जाएगा जब, तो वो उसमें सिंक हो जाती थी बोट। अब इसका कैसे यूज़ करते थे, उसमें मार्किंग बना के रखी हुई थी। आइए दिखाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है कि बच्चे थोड़ा सा समझेंगे। वाटर क्लॉक क्या होता है, ये मान लीजिए वाटर भरा हुआ है। ठीक है, वाटर वाटर। अब इसमें क्या है, ये बोट है, हम
हमने थोड़ा इस तरह की बनाई है, ये समझ लीजिए कि एक बोट है या पानी में रखने का बड़ा सा एक बर्तन है। अब मैंने इसके सबसे नीचे एक यहाँ होल कर दिया, ठीक है। इससे पानी इसमें जाने लगेगा अंदर की तरफ, बाहर से पानी धीरे 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 ये पूरा भरेगा, लास्ट में सिंक हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे हम मार्किंग लगा कर रखते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह की मार्किंग। और सेम इसी तरह की जैसे इधर भी मार्किंग होगी 1 2, मतलब ये पूरा सर्कुलर मार्किंग है, समझ लीजिए। जैसे ये है, ये चारों तरफ ये मार्किंग होगी, ठीक। अगर यहाँ पे 7.5 है तो यहाँ पे भी 7.5 होगा। इस तरह की ये जो मार्किंग है, तब जैसे जैसे पानी जाता जाएगा वैसे वैसे ये मार्किंग धीरे धीरे कभी 1 पे वाटर पहुँचेगा, फिर 2 पे पहुँचेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर इस तरह से पहुँचेगा ऊपर तक 10 तक। 10 भी एक सपोज किया है हमने, तो उसके बाद सिंक हो जाएगा। तो ये जो मार्किंग है, तो वो जहाँ पे पानी पहुँच रहा है वो एक समय होता है। होल फिक्स हो गया, पानी इसमें जाएगा, इतनी देर में पानी 5 को टच जाए, 5 को टच करेगा, इतनी देर में 6 को टच करेगा। ये चीज़ एक बार उन्होंने नोट कर लिया है, ठीक। ये एक प्रकार का इंटरवल हो गया है, ठीक, कि इतनी टाइम लगता है। जब यहाँ अगर 6 पे टच करता है तो हम इतनी देर टाइम हमारा लगता है, इस टाइम को हम लोग ये समझेंगे। इसी तरह 10 जब सिंक होगा तब उसको हम ये समझेंगे। तो सबकी नंबरिंग कर ली और जो टाइम इंटरवल बताने के काम ये आता है, ठीक। कितने टाइम इंटरवल बाद ये पूरा सिंक कर जाएगा। सपोज करो ये 2 घंटे बाद, जैसे आपका क्या था जो अभी हमने बताया था, जो सैंड क्लॉक थी, सैंड उसमें भरा होता, सैंड नीचे आता था। इसमें क्या होता, पानी अंदर जा रहा है, तो वो भी एक टाइम पे पूरा भर जाएगा और सिंक कर जाएगा। जो पूरा भरने का टाइम वही एक प्रकार से जैसे आपका सैंड क्लॉक में था, इसी तरह पूरा भरने के बाद ये सिंक होने का टाइम भी वही इसका फिक्स टाइम है आपका। इसमें एक चीज़ अच्छी ये है कि ये आपने ये लगा रखे, मार्किंग भी लगा सकते हैं, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी देर बाद किस लेवल पहुँच जाएगा, कितनी देर बाद और कितनी देर बाद किस लेवल पहुँच जाएगा, ये मार्किंग से। तो ये होती थी हमारी वाटर क्लॉक, ठीक। वाटर क्लॉक एक और कॉन्सेप्ट है। एक तो ये हो गया कि पानी अंदर फ्लो कर रहा है, एक ऐसा भी होता है कि क्या होता है बच्चों, वाटर जो है भर दिया गया है एक किसी बर्तन में, किसी वेसल में, यहाँ पूरा भरा हुआ है, ठीक। और उसमें क्या कर दिया गया है, नीचे होल एक बना दिया गया है पानी बाहर निकलने के लिए। तो इन फ्लो और आउट फ्लो दोनों की तरह की आपकी वाटर क्लॉक हो सकती है। अब यहाँ पे भी इसी तरह से मार्किंग कर लिया आपने, ठीक, कि 1 घंटे बाद हमारी ये पोजीशन आ जाएगी, 2 घंटे बाद हमारी ये पोजीशन आ जाती, 4 घंटे बाद हमारी पूरी ये पोजीशन आ जाएगी, और 5 घंटे के बाद पूरा पानी निकल जाएगा। तो ये टाइम इंटरवल बताने के काम आती है वाटर क्लॉक। एंशिएंट टाइम में हम लोग इसका यूज़ करते थे। इसका हम लोग 14th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा में हम लोग यूज़ करते थे, इसका इन्वेंशन हुआ था, ठीक। फिर इसके बाद में काफ़ी दिन तक यूज़ करते रहे, फिर नई नई चीज़ें आई, ठीक। इस तरह से ये आपकी वाटर क्लॉक है। एकड़ के बारे में बता दिया। एकड़ की डेफिनेशन आपको क्या होता है, एकड़, एन एकड़ इज ए यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। हमने बताया था ना, लैंड मेजरमेंट काम आता है। जहाँ पे ब्रिटिश एम्पीरियल या यूएस कस्टोडियन सिस्टम थे, वहाँ पे ये चीज़ें हम लोग एकड़ में यूज़ करते थे, ठीक। इसलिए अपने यहाँ इंडिया में भी चूँकि ब्रिटिश एम्पीरियल रहा है, इसलिए हम लोग अपने यहाँ भी एकड़ यूज़ करते हैं। एसआई यूनिट हमने बताया क्या होता है, मीटर स्क्वायर अभी बताया था। और कन्वर्जन के लिए भी हमने बताया 1 एकड़ इक्वल टू 4047 स्क्वायर मीटर। वाटर क्लॉक के बारे में बता ही दिया। तो बच्चों आपको हमने आपके इसके अच्छे क्वेश्चन बताए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताए, रिसर्च बेस्ड भी क्वेश्चन कुछ बताए, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे अलग कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब बस इसकी आप लोग पढ़िए, समझिए, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हमें हमारे स्टूडेंट्स पाठशाला में कमेंट करिएगा, हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे ज़रूर। और
और हमारे पीछे के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, टोटल हमने 8 इसमें लेक्चर बनाए हुए हैं, सबको आप लोग पढ़िए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है बच्चों, फिर भी कोई दिक्कत आती या कोई नया क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिलता है तो हमें बताइएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे उसके बारे में। चलिए, थैंक यू।